वेलकम टू लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में हम प्रोसेस स्टेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये कह सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर टॉपिक है या एक बेसिक टॉपिक है जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर समझने के लिए कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनिंग कैसे करता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो इसमें से कोई ना कोई चीज़ लाजमी पूछी जाती है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ली जाती है। इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जिसको हम कवर करेंगे और उसको किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। मैं ये कोशिश करूंगा कि इसको बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको फिर जब इसको एक्सप्लेन करना पड़े तो आप किसी भी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में, बहुत से सिंपल वर्ड्स में। तो यहाँ पे आपको ये जो कुछ सर्कल्स नजर आ रहे हैं ये हमारे पास स्टेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 स्टेट्स नजर आ रही हैं और ये जो हमारा प्रोसेस स्टेट्स हैं ये भी 5 स्टेट्स ही होती हैं। ये 5 स्टेट्स मतलब ये प्राइमरी स्टेट्स हैं, ये तो कंप्लीमेंट्री हैं। इसके अलावा भी कुछ स्टेट्स हैं, उनका भी मैं बाद में जिक्र करूंगा कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से वर्किंग होती है इसकी। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास न्यू का मतलब है नया प्रोसेस। अब यहां पे हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि प्रोसेस आखिर चीज क्या होती है। देखिए, जब आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हैं या आप कह लें अपना लैपटॉप हो गया, आपका जो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, पावर का बटन दबाते हैं तो जब वो सिस्टम ऑन होता है तो कुछ प्रोसेस उसमें रन होना शुरू हो जाते हैं। रन होने से मतलब कुछ प्रोसेस इनिशिएट हो जाते हैं। जैसे ही आप ऑन करते हैं प्रोसेस इनिशिएट हो जाते हैं और जो कि बैक साइड पे हमारे जब हम अपने काम कर रहे होते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बैक एंड पे कुछ प्रोसेस चल रहे होते हैं। कुछ तो इस तरह के प्रोसेस हैं। कुछ ऐसे प्रोसेस हैं कि जब हम अपना कह लें कि हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, हम उसकी जब हमारी विंडो में हम लॉग इन हो गए हैं तो हम किसी फोल्डर को, किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया, मैंने उसके साथ अपना मोजिला जो कह लें कि ब्राउज़र है या कोई क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन कर लिया। इसके अलावा मैंने कोई वीडियो एडिटर भी साथ ओपन कर लिया। तो ये जो मैंने एप्लीकेशंस ओपन कर रहा हूँ ये भी एक प्रोसेस है। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी ये सारे मैंने प्रोसेसेस, आप समझ लें, इनको मैंने एक्टिवेट किया, इन पे मैंने क्लिक किया, जिस तरह भी इनको मैंने एक्टिवेट किया। तो ये हमारा न्यू से मुराद ये चीज़ होता है कि हमारे ये न्यू प्रोसेस हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या होते हैं, ये यहां से रेडी स्टेट में भेजे जाते हैं। रेडी स्टेट का मतलब है कि ये वाले प्रोसेस जैसे ही मैंने उनके ऊपर क्लिक किया या उनको मैंने स्टार्ट किया या बैक एंड पे ऑटो स्टार्ट हुए वो प्रोग्राम, वो सारे क्या है, न्यू स्टेट से निकल के रेडी स्टेट में आ जाएंगे। यानी जैसे ही प्रोसेस इनिशिएट होगा वो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आ जाएगा, आसान लफ्जों में। अब जब रेडी स्टेट में आ जाएगा प्रोसेस तो हमारा क्या होगा, हम उस प्रोसेस को रेडी स्टेट से उठा के रनिंग स्टेट के अंदर लेके जाएंगे। यानी हमारा सीपीयू उस प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में ले जाएगा। और ये जो रेडी और रनिंग स्टेट है, आप ये कह लें कि ये हमारी रैम के अंदर है, ठीक है। ये जो न्यू स्टेट है ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी में है, यानी हमारी हार्ड डिस्क। आपने देखा जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास मैंने अपना कोई ब्राउजर ओपन किया, मैंने कोई माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन ओपन की, मैंने जिस तरह भी एग्जांपल दी, मैंने वीडियो एडिटर फॉर एग्जांपल ओपन किया, तो ये सारे प्रोग्राम कहाँ पड़े हैं, ये तो मेरी हार्ड डिस्क के अंदर सेव है। तो यानी ये जो न्यू स्टेट है ये हमारे इसके अंदर प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं और वो सारी प्रोग्राम क्या है हमारी आप समझ लें हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव में पड़े हुए हैं या हमारी सेकेंडरी ड्राइव के अंदर पड़े हुए हैं। अब जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं या उसको एक्टिवेट करते हैं तो वो क्या होता है, वो रेडी स्टेट में चला जाता है। और ये जो रेडी स्टेट है ये कहां पे है, हमारी रैम के अंदर है। रेडी स्टेट से वो प्रोग्राम जाता है, वो प्रोसेस चला जाता है रनिंग स्टेट के अंदर। अब रनिंग स्टेट के अंदर क्या होता है, वो जो प्रोसेस होता है उसको कुछ रिसोर्सेज वगैरह की जरूरत होती है। तो रनिंग स्टेट में उसको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी उसको एग्जीक्यूट होने के लिए जिन फाइल्स, जिन चीजों की जरूरत होती है उसको प्रोवाइड की जाती हैं और प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम टर्मिनेशन स्टेट में भेज देते हैं। ये तो एक सिनेरियो हो गया कि हमारा प्रोसेस न्यू स्टेट से आया, जिसको भी हमने कह लें कि इनिशिएट किया प्रोसेस को, वो रेडी स्टेट में आया, रेडी से रनिंग स्टेट में गया। रनिंग स्टेट का मतलब उसको जो जो रिक्वायरमेंट थी, उसकी जो जो उसको एग्जीक्यूट होने के लिए फाइल्स या चीजें चाहिए थी वो उसको प्रोवाइड की गई बाय सीपीयू और फिर वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया हमारा प्रोसेस।
तो जिस तरह प्रोसेस मैंने बताया कि प्रोसेस बैक एंड पे भी कुछ चल रहे होते हैं जो कि ऑटो कह लें कि एग्जीक्यूट हो जाते हैं, या कह लें कि ऑटोमेटिकली वो आ जाते हैं रेडी स्टेट में। जिस तरह मैंने जब अभी स्टार्ट में आपको बताया था ना कि मैंने सीपीयू का पावर का बटन मैंने जैसे ही प्रेस किया तो क्या हुआ, कुछ प्रोसेस उसी वक्त स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हम विंडो में आने के बाद हम खुद से उनको स्टार्ट करते हैं। तो ये तो एक सिनेरियो था, प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है इस रेडी स्टेट में, मैं कहता हूं रेडी स्टेट में प्रोसेस पड़े हुए थे, प्रोसेस नंबर इस तरह से हम रख देते हैं आसानी के लिए 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3। प्रोसेस नंबर 1 को उसने उठाया, रनिंग स्टेट में लेके गया, उसको एग्जीक्यूट करवाया और टर्मिनेट हो गया। प्रोसेस 1 खत्म हो गया, प्रोसेस 2 की बारी आई, 3 की बारी आई, इसी तरह एंड 4 सो ऑन चलते जाएंगे प्रोसेस। ये तो एक सिंपल सा सिनेरियो हो गया कि ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। दूसरा क्या, ये जो अब ये सिनेरियो था जिसमें आपको ये वाला एरो एक नजर आ रहा है कि यहां से रेडी से रनिंग में गया और टर्मिनेट में चला गया। अब आप देखिए एक एरो है कि रनिंग से वापस रेडी स्टेट में जा रहा है। ये क्या मामला है, रनिंग से रेडी स्टेट में किस तरह से प्रोसेस जाएगा? देखिए एक प्रोसेस था, फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1, मैं यहां लिख देता हूं प्रोसेस 1 था रनिंग स्टेट में, प्रोसेस हो रहा था, उसको जो रिसोर्सेज चाहिए थे प्रोवाइड किए जा रहे थे। तो उसी वक्त रेडी क्यू में एक प्रोसेस एंटर हुआ, प्रोसेस 2। हमारे सीपीयू ने देखा कि जो प्रोसेस 2 है इसकी तो प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है, यानी ये हाई प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस है, इसको पहले मैंने परफॉर्म करना है। तो क्या होगा, वो जो प्रोसेस 1 चल रहा था, इस प्रोसेस 1 को सीपीयू उठाएगा, उठा के वापस रेडी स्टेट में भेज देगा और वहां से प्रोसेस नंबर 2 को पिक करके रनिंग स्टेट में लेके आएगा। प्रोसेस नंबर 2 को एग्जीक्यूट करवाना या उसको जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो प्रोवाइड करना शुरू कर देगा और फिर उसको टर्मिनेट करवा देगा। और अगर प्रोसेस नंबर 2 चल रहा हुआ, क्या प्रोसेस नंबर 2 चल रहा है फॉर एग्जांपल यहां पे, और प्रोसेस नंबर 3 आ गया, उसने देखा प्रोसेस नंबर 3 जो है इसकी प्रायोरिटी तो प्रोसेस नंबर 2 से भी ज्यादा है और 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो सीपीयू क्या करेगा, 2 को भी वापस रेडी स्टेट में भेज देगा और यहां पे प्रोसेस नंबर 3 की प्रोसेसिंग करवाना शुरू कर देगा। उसको जो जो रिसोर्सेज चाहिए अपने प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए वो प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। तो एक सिनेरियो ये हो सकता है कि जो नया प्रोसेस आ रहा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो जो भी पहले वाला प्रोसेस रनिंग स्टेट में चल रहा था उसको वापस रेडी क्यू में रख दिया जाए। तो ये प्रायोरिटी की बेस के ऊपर भी हो सकता है, या ये हमारे पास इस सूरत में भी हो सकता है कि एक प्रोसेस हम चला रहे थे, उसको चलते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया था, बाकी प्रोसेस बड़े लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, तो इसलिए हमने उस प्रोसेस को वापस रेडी स्टेट में भेज दिया और दूसरे प्रोसेस को हमने अकोमोडेट करना शुरू कर दिया। तो ये वाला सिनेरियो भी हो सकता है, यानी उसको प्रोसेस को रनिंग से रेडी स्टेट में भेजने की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, जिसमें से एक दो मैंने आपके सामने रखी कि नए आने वाले प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा थी, जो पहले से प्रोसेस था वो काफी देर से रनिंग स्टेट में था, बाकी वेटिंग स्टेट में थे काफी ज्यादा, तो हमने एक बाकी सोर्सेज को, बाकी प्रोसेसेस को भी टाइम देना था, तो इसलिए उसको हमने वापस रेडी क्यू में भेज दिया और किसी और प्रोसेस को ले आए। तो इसका ये मतलब है। तो अब आपको ये भी समझ आ गया कि ये वाला एरो किस लिए यूज हो रहा है और ये जो रनिंग से रेडी में जा रहा है ये वाला जो हमने एरो बनाया ये किस लिए यूज हो रहा है। ये केस हो गया। इसके बाद एक केस ये भी तो हो सकता है कि प्रोसेस 1, फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 ही यहां पे आया था रनिंग स्टेट में। जब ये रनिंग स्टेट में आया था तो इस प्रोसेस ने कहा कि इसने कोई आईओ रिक्वेस्ट कर दी। आईओ होता है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, यानी इस प्रोसेस ने कहा कि मैंने कोई एग्जीक्यूट होने के लिए मुझे किसी फाइल को रीड करना है। वो जो फाइल है वो तो फाइल हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में कहीं पे हमारी हार्ड डिस्क में पड़ी होगी। तो ये क्या है, सीपीयू तो बहुत बिजी होता है, सीपीयू जो है वो तो प्राइमरी मेमोरी से चीजें उठा रहा होगा, यानी हमारी रैम से। तो जो सेकेंडरी मेमोरी में हमारी कह लें हार्ड डिस्क में चीज पड़ी है वहां पे सीपीयू नहीं जाएगा क्योंकि वो काफी बिजी है, काफी ज्यादा प्रोसेसेस है इस वक्त सीपीयू के पास। तो सीपीयू क्या करेगा, ऐसे प्रोसेस को उठा के ब्लॉक या वेटिंग लिस्ट में सेंड कर देगा, यानी कौन से प्रोसेस को, जिस प्रोसेस ने रनिंग स्टेट में आके रिक्वेस्ट की होगी किसी आईओ की, यानी इनपुट आउटपुट की। इनपुट आउटपुट से मुराद उसने कोई फाइल रीड करनी है, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए उसने किसी फाइल को रीड करना है और वो फाइल रैम में नहीं पड़ी, वो फाइल हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कहीं पे पड़ी हुई है। ऐसे प्रोसेस को वो ब्लॉक स्टेट में भेज देगा और ये ब्लॉक स्टेट भी रैम का ही हिस्सा है।
रैम में ही होगी ये ब्लॉक स्टेट भी। उस ब्लॉक स्टेट के साथ, ब्लॉक स्टेट में वो क्या है, इसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए जब उसको मिल जाएंगे वो वाले रिसोर्सेज, उसके बाद वो प्रोसेस वापस रेडी स्टेट में जाएगा और जब उसकी बारी आएगी तो फिर वो रनिंग स्टेट में चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको ब्लॉक स्टेट में भेजा और उसको जो आईओ फाइल, जो भी उसने आईओ रिक्वेस्ट भेजी थी, जब वो कंप्लीट होगी तो वो डायरेक्ट रनिंग स्टेट में आ जाए। ऐसा नहीं होगा, ब्लॉक या वेट स्टेट से उसको रेडी स्टेट में जाना पड़ेगा। कि एक और चीज मैं यहां पे क्लियर करता हूं, ये जो हम 5 स्टेट्स पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ हम समझने के लिए पढ़ रहे होते हैं, वरना जो हमारा आप कह लें ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल होता है, उस कर्नल को इन स्टेट से कोई गर्ज नहीं होता कि न्यू स्टेट है, रेडी स्टेट है, कौन सी स्टेट है। ये सिर्फ हम एज अ यूजर इस चीज को समझने के लिए इन स्टेट्स को पढ़ते हैं कि हमें पता लगे कि हमारा जो प्रोसेस है वो होता किस तरह से है। कि हम कोई भी हमने प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, प्रोसेस एग्जीक्यूट करने से मुराद कोई भी आसान लफ्जों में समझे, मैंने कोई एप्लीकेशन रन की तो किस तरह से होगी, वो कैसे जो है वो स्टार्ट से लेकर टर्मिनेशन तक जाएगी। तो ये ब्लॉक स्टेट की भी हमें समझ आ गई, इस एरो का भी हमें पता लग गया। यहां तक तो ये चीजें क्लियर हो गई। हमने 3 डिफरेंट सिनेरियो देखे। एक तो सिंपल सा था, प्रोसेस आ रहा था न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में, रेडी से रनिंग में जा रहा था, टर्मिनेट हो रहा था। दूसरा था कि वो न्यू से रेडी में आया, रेडी से रनिंग में गया, रनिंग स्टेट में देखा कि उसके बाद अभी वो रनिंग में ही है, कोई नया प्रोसेस आ गया रेडी स्टेट में जिसकी प्रायोरिटी हाई है, तो हमने वो जो पहला रनिंग हो रहा था उसको वापस भेज दिया रेडी स्टेट में और नए हायर प्रायोरिटी वाले को हमने प्रोसेस करना शुरू कर दिया। एक ये केस था। तीसरा केस हमने देखा कि प्रोसेस रनिंग स्टेट में आया तो उसने आके रिक्वेस्ट की कि मुझे जो एग्जीक्यूशन के लिए, उसने कोई आईओ रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे कुछ रिसोर्सेज चाहिए या मैंने कोई फाइल रीड करनी है जो कि फाइल रैम में नहीं पड़ी हुई, जो कि फाइल पड़ी हुई थी हमारी सेकेंडरी मेमोरी में। तो ऐसे प्रोसेस को हमारा जो सीपीयू है वो ब्लॉक स्टेट में भेज देगा कि आपको जो भी फाइल रिसोर्स चाहिए जब आपको वो मिल जाए तो उसके बाद आप दोबारा रेडी स्टेट में आओ। रेडी स्टेट में आने के बाद फिर वो रनिंग स्टेट में आएगा, जब कंप्लीट होगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस स्टेट है। अब हम ये देखते हैं कि इसको, ये जो काम हो रहा होता है हमारा न्यू से रेडी में जा रहा है, रेडी से रनिंग में जा रहा है, यहां पे जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसको हम कहते हैं स्केड्यूलर। ठीक है, वो क्या होता है, यहां पे देखें जिस तरह लिखा है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर या लॉन्ग टर्म शेड्यूलर भी इसको बोलते हैं कुछ लोग। तो आप ये देखें जो न्यू स्टेट से हमारा उठा के प्रोसेस को जिस चीज ने रेडी स्टेट में लेके आना है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, और फिर रेडी स्टेट से जो प्रोसेस सिलेक्ट होना है, होके रनिंग स्टेट में जाना है, वो काम कौन करता है, वो करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और ये जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है इसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो ये अब शेड्यूलर किस तरह से सिलेक्ट करता है, लाजमी नहीं जो पहले 1 आया है तो 1 ही सिलेक्ट करना है। डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिनकी बेस पे ये देखता है कि मैंने पहले कौन से, इसके अंदर अगर जिस तरह 3 प्रोसेस पढ़े तो तीनों में से पहले किसको मैंने प्रोसेस करना है। तो इस तरह का काम, ये काम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का कि वो रेडी स्टेट से उठा के उसको डिस्पैच करता है रनिंग स्टेट के अंदर। उसके बाद आ जाती है बात, एक और हमारे पास शेड्यूलर होता है जिसको हम कहते हैं मीडियम टर्म। अब इसका क्या काम है, ये है, यहां पे अगर ये एरो है तो आपने ये नहीं समझ लेना कि रनिंग स्टेट से जो ब्लॉक स्टेट में लेके जाता है वो मीडियम टर्म शेड्यूलर है, ये नहीं है। मीडियम टर्म शेड्यूलर का क्या काम है, स्वैप आउट करना, स्वैपिंग का काम करना जो है वो मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम है, और वाइस वर्सा। तो स्वैपिंग से अब इधर क्या मुराद है, हमारा ये जो सारी चीजें हैं ना, यहां पे ये मैं एक ब्लॉक बनाता हूं इस तरह से, ये जो हमारी सारी स्टेट्स हैं आप कह लें ये रैम के अंदर है। ठीक है, ये रैम के अंदर है। अब आप सपोज करें कि हमारे पास एक प्रोसेस आया था, उस प्रोसेस ने आईओ रिक्वेस्ट की और हमारे सीपीयू ने उसको ब्लॉक स्टेट में डाल दिया। दूसरा आया उसको भी ब्लॉक स्टेट में भेज दिया। तीसरा आया उसने भी आईओ की रिक्वेस्ट की, उसको भी ब्लॉक स्टेट में भेज दिया। यानी जो भी प्रोसेस आ रहा है वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसी रिसोर्स की, आईओ की, इनपुट आउटपुट फाइल की, जो कि रैम में नहीं पड़ी, तो सीपीयू उसको उठा के ब्लॉक स्टेट में भेजी जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये ब्लॉक स्टेट जो है ये तो फुल हो जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल आप समझें कि इसकी कैपेसिटी 10 प्रोसेसेस को रखने की है एट अ टाइम, 11 प्रोसेस आ गए, इसकी मेमोरी तो फुल हो गई ना। अब वो जो 11th आया उसको वो कहां पे रखेगा, तो ये जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है ये वो जो प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में है उनको उठा के, आप ये देखें मैंने एरो बनाया, यहां से इनको उठा के एक सस्पेंडेड स्टेट में ले जाता है। सस्पेंडेड वेट स्टेट इसको बोलते हैं, यानी इसको कहते हैं वेट स्टेट, और ये है सस्पेंडेड वेट स्टेट। ये जो सस्पेंडेड वेट स्टेट है ये हमारी रैम में नहीं होती है। ठीक है, यानी ये उसको वापस मेन मेमोरी में भेज देता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर का क्या काम हुआ कि जब हमारी ये स्वैप आउट करता है
हमारे प्रोसेस को उस वक्त जब हमारी रैम काफी ज्यादा यूटिलाइज हो रही होती है और उसमें इतनी स्पेस नहीं होती कि वो नए प्रोसेस को, जिस तरह ये एग्जांपल दी कि वेटिंग स्टेट में रखे, तो वो यहां पे जिस तरह मैंने कहा 10 प्रोसेस थे, 11th भी आ गया, तो वो यहां से एक दो प्रोसेस को लेके सस्पेंडिंग स्टेट में भेज देगा ताकि यहां पे हमारी रैम में कैपेसिटी जो है वो और प्रोसेस को रखने की बन जाए। डायरेक्टली नहीं, वो यहां से सस्पेंडिंग स्टेट में जाएगा रनिंग से, ठीक है। तो ये मीडियम टाइम शेड्यूलर का काम है, और वो सिर्फ यही नहीं करता कि ब्लॉक स्टेट से सस्पेंडेड में भेजे। दूसरा इसका काम क्या है, फॉर एग्जांपल अब ये रेडी स्टेट की भी तो एक रेडी स्टेट, जिसको रेडी क्यू भी बोला जाता है, इसकी भी तो एक लिमिट होगी ना। अगर ये फुल हो गई है और यहां से लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को एक प्रोसेस ऐसा मिला जो कि बड़ा कह लें कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, तो वो क्या करेगा, उस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को रखना है उसने रेडी क्यू में जाके या रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट तो फुल है, तो यहां से क्या करेंगे, एक और जो हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर है वो क्या करेगा, इस रेडी स्टेट से प्रोसेस को उठाएगा, उसको एक सस्पेंडेड रेडी स्टेट के अंदर रख देगा। तो ये काम मीडियम टर्म शेड्यूलर का होता है। तो उम्मीद है अब इस लेक्चर में आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म शेड्यूलर की भी समझ आ गई होगी और प्रोसेस स्टेट्स की समझ आ गई होगी कि प्रोसेस स्टेट मॉडल एक है क्या और किस तरह से वर्किंग करता है, किस तरह से ये प्रोसेस को हैंडल करता है। थैंक यू।